हेलो एवरीवन, वेलकम टू दिस नेक्स्ट लेक्चर ऑफ अ ज्योग्राफी आंसर राइटिंग सीरीज जिसमें हम ज्योग्राफी के जो टॉपिक्स होते हैं उनके पॉसिबल क्वेश्चंस के आंसर्स मेंस आंसर्स को डिस्कस करते हैं। आज का हमारा क्वेश्चन है, डिस्कस द मेजर फैक्टर्स कंट्रोलिंग द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ टेम्परेचर ओवर द अर्थ सरफेस। हाउ डू दीज फैक्टर्स इंटरैक्ट विद ईच अदर। है ना। तो इसमें हमने इंट्रोडक्शन में लिखा है, टेम्परेचर डिस्ट्रीब्यूशन इज द आउटकम ऑफ अनइक्वल रेसिपिएंट रीडिस्ट्रीब्यूशन एंड लॉस ऑफ सोलर एनर्जी across the earth and modified by atmospheric, oceanic and physiographic control। इस इंट्रोडक्शन का कोर आइडिया है कि अर्थ के हर प्लेस में सेम अमाउंट ऑफ सोलर एनर्जी नहीं मिलती। कहीं जो है सन की रेज डायरेक्ट पड़ती हैं, कहीं ऑब्लिक होती हैं और कहीं जो है अलग तरीके से देखने को मिलती है, कहीं स्ट्रेट है, कहीं ज़्यादा कंसंट्रेशन में है। तो इसलिए इनिशियल टेम्परेचर डिफरेंस सोलर आइसोलेशन से क्रिएट होता है। लेकिन स्टोरी यहाँ खत्म नहीं होती। एटमॉस्फेयर और ओशन एक्सेस हीट को एक जगह से दूसरी जगह जो है ट्रांसफर करते हैं। लैंड, सी, माउंटेन, वेजिटेशन, क्लाउड्स एक्सेट्रा इस बेसिक पैटर्न को मॉडिफाई करते हैं। इसलिए टेम्परेचर को समझने के लिए फॉर्मूला याद रखो, इंसुलेशन से हीटिंग होती है, हीटिंग से टेम्परेचर बढ़ता है, टेम्परेचर से एटमॉस्फेरिक और ओशनिक रीडिस्ट्रीब्यूशन होता है और फाइनल टेम्परेचर पैटर्न्स बनते हैं। ठीक है। यहाँ पे कुछ फैक्टर्स है, जैसे वेरी फर्स्ट इज द लैटिट्यूड। है ना। सोलर एंगल और डे लेंथ इंसुलेशन को कंट्रोल करता है। इक्वेटर पर सनरेज जो है वो रिलेटिवली डायरेक्ट होती हैं, तो सेम सोलर एनर्जी कंपैरेटिवली छोटे एरिया में कंसंट्रेट होती है। पोल्स पर ये रेज जो है वो ऑब्लिक होती हैं और लार्जर सरफेस एरिया में स्प्रेड होती हैं। साथ ही पोल्स पर सोलर रेज को एटमॉस्फेयर का कंपैरेटिवली ग्रेटर पाथ ट्रांसफर्स करना पड़ता है। इसलिए जनरली लैटिट्यूड जैसे जैसे इंक्रीज होता है, वैसे वैसे इंसुलेशन डिक्रीज होता है, टेम्परेचर डिक्रीज होता है ना। इक्वेटर और पोल्स का आप एग्जाम्पल देख सकते हैं। नेक्स्ट इज ऑल्टीट्यूड। है ना। नॉर्मल कंडीशन में ऑल्टीट्यूड बढ़ने के साथ ट्रोपोस्फेयर में जो टेम्परेचर है वो भी डिक्रीज होता है। जैसे जैसे जो है ऑल्टीट्यूड बढ़ता है, हाइट बढ़ती है, टेम्परेचर कम होता है। रीजन ये है कि एटमॉस्फेयर जो है ना वो फ्रॉम द बिलो हीट होता है, फ्रॉम अबव हीट नहीं होता। है ना। ये वजह है कि सन से जो स्ट्रांगली हीटेड जो रेज होती हैं वो एटमॉस्फेयर को अपर एटमॉस्फेयर को उतना उस तरीके से गर्म नहीं करती हैं। है ना। नीचे से जब अर्थ जो एब्जॉर्ब कर लेती है और वापस से री एमिट करती है, और मोस्टली गैसेस जो हैं वो विद इन 13 किलोमीटर्स ही हमको अर्थ के देखने को मिलती है एटमॉस्फेयर के। तो वो ट्रैप कर लेती हैं वो गैसेस, इसलिए एटमॉस्फेयर फ्रॉम बिलो गर्म होता है, फ्रॉम अबव गर्म नहीं होता। ठीक है। तो यहाँ पे हमको ये देखने को मिलता है। फिर उसके बाद में लैंड सी कॉन्ट्रास्ट देखने को मिलता है। लैंड और वाटर की स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी और थर्मल बिहेवियर जो है वो काफ़ी डिफरेंट होते हैं। लैंड क्विकली हीट होती है, क्विकली कूल होती है। वाटर जो है स्लोली ही हीट होता है और स्लोली कूल होता है, और हीट को डीपर लेयर्स तक डिस्ट्रीब्यूट करता है। देयरफॉर कोस्टल एरियाज में एनुअल और डायोडनल टेम्परेचर रेंज जो है वो रिलेटिवली मॉडरेट देखने को मिलती है। फॉर एग्जाम्पल मुंबई वी हैव, दिल्ली में एक्सट्रीम टेम्परेचर्स होते हैं, लेकिन मुंबई जैसी सिटी में मॉडरेट टेम्परेचर हमको देखने को मिलता है बिकॉज ऑफ दी मरीन मॉडरेशन इफेक्ट। ठीक है। आगे आते हैं तो हम ओशन करंट्स के बारे में देखेंगे। अभी ओशन करंट्स भी हीट को हॉरिजॉन्टली ट्रांसपोर्ट करते हैं। वार्म करंट्स जो है वो एडजेसेंट जो कोस्ट है उसको वार्म करते हैं, और कोल्ड करंट जो है एडजेसेंट कोस्ट को कोल्ड करते हैं। फॉर एग्जांपल गल्फ स्ट्रीम नॉर्थ अटलांटिक के थ्रू जो है वार्म वाटर हाई ऑल्टीट्यूड की तरफ ट्रांसपोर्ट करती है ना। तो वेस्टर्न यूरोप जो है वहाँ पे वार्मिंग देखने को मिलती है। अगर लैटिट्यूड ही सोल कंट्रोलिंग फैक्टर होता तो वेस्टर्न यूरोप इतना बहुत ज़्यादा ठंडा होता, है ना। ओशन करंट्स लैटिट्यूडनल थर्मल पैटर्न को मॉडिफाई करते हैं। नेक्स्ट अगर आएंगे तो प्रिवेलिंग विंड्स का भी रोल देखने को मिलता है हमको, फिफ्थ। है ना। सबसे पहले हमने लैटिट्यूड फिर ऑल्टीट्यूड देखा, फिर उसके बाद में लैंड सी कॉन्ट्रास्ट देखा, फिर ओशन करंट्स देखे, अब प्रिवेलिंग विंड्स देख रहे हैं। विंड अपने सोर्स रीजन की थर्मल कैरेक्टरिस्टिक को दूसरे रीजन तक कैरी कर सकती है। अगर विंड ओशन से आ रही है तो मरीन कैरेक्टरिस्टिक्स ला सकती है। अगर कॉन्टिनेंट जो है वो इंटीरियर से आ रही है, कॉन्टिनेंटल इंटीरियर से विंड आ रही है, तो ड्राई या कॉन्टिनेंटल कैरेक्टरिस्टिक ला सकती है। फॉर एग्जाम्पल वेस्टर्लीज जो है वो नॉर्थ अटलांटिक से मैरीटाइम एयर को वेस्टर्न यूरोप की तरफ ट्रांसपोर्ट करती है। दस विंड एक्ट्स एज अ हॉरिजॉन्टल हीट ट्रांसफर मैकेनिज्म। ठीक है। रिलीफ और एस्पेक्ट का भी फर्क पड़ता है। इसका क्या फर्क होता है? अभी माउंटेन स्लोप्स का ओरिएंटेशन सोलर रेडिएशन रिसीव करने को इन्फ्लुएंस करता है। नॉर्दर्न हेमिस्फेयर में जनरली साउथ फेसिंग स्लोप्स देखने को मिलती है, वो सन की रेज ज़्यादा एक्सपोज्ड होती है वहाँ पे। है ना। देयरफॉर कंपैरेटिवली वार्मर हो सकती है। अब माउंटेन्स में जो है एयर मूवमेंट को ब्लॉक करते हैं, माउंटेन्स रेनफॉल डिस्ट्रीब्यूशन को चेंज करते हैं, और ऑल्टीट्यूड रिलेटेड टेम्परेचर डिफरेंस भी क्रिएट करते हैं। तो जो साउथ फेसिंग स्लोप होती है दैट कैन बी वार्मर देन द नॉर्थ फेसिंग स्लोप इन द नॉर्दर्न हेमिस्फेयर।
अगर क्लाउड कवर की बात करें तो भी क्लाउड का भी डबल रोल होता है। डे टाइम पे इनकमिंग सोलर रेडिएशन का कुछ पार्ट जो है वो रिफ्लेक्ट या स्कैटर करके सरफेस हीटिंग रिड्यूस करते हैं, कूलिंग इफेक्ट होता है और नाइट टाइम में आउटगोइंग टेरेस्ट्रियल रेडिएशन को एब्जॉर्ब करके री एमिट करते हैं। तो यहाँ पे जो है हीटिंग इफेक्ट देखने को मिलता है। इसलिए क्लाउडी नाइट्स यूजुअली क्लियर नाइट से वार्मर हो सकती है। ठीक है? तो यहाँ पे हमको ये क्लाउड्स का डुअल रोल देखने को मिल गया। ह्यूमिडिटी भी इफ़ेक्ट करती है। अभी वाटर वेपर एक इम्पोर्टेंट ग्रीन हाउस गैस है। एक आउटगोइंग लॉन्ग वेव टेरेस्ट्रियल रेडिएशन को एब्ज़ॉर्ब कर सकती है ना? इसलिए ह्यूमिड एटमॉस्फेयर में स्पेशली नाइट टाइम कूलिंग कंपैरेटिवली कम होती है और ह्यूमिड कोस्टल रीजन्स जो हैं वो जनरली हैव लोअर डायurnal टेम्परेचर रेंज, है ना? तो वार्मर जो यहाँ पे वाटर वेपर है वो थर्मल रेगुलेटर की तरह काम कर रही है। नेक्स्ट इज़ द वेजिटेशन। अभी वेजिटेशन सनलाइट जो है इंटरसेप्ट कर सकती है, शेड प्रोवाइड करती है और इवेपोट्रांसपिरेशन के थ्रू लेटेंट हीट को ट्रांसफर भी करती है और इवेपोट्रांसपिरेशन में वाटर लिक्विड से वेपर बनता है और एनर्जी कंज्यूम होती है जिससे सरफेस कूलिंग होती है। ठीक है? तो फॉरेस्टेड एरियाज जनरली हैव मॉडरेटेड लोकल टेम्परेचर। सरफेस एल्बिडो की बात करें तो एल्बिडो मीन्स सरफेस की रिफ्लेक्टिविटी, हम अच्छे से जो है डिस्कस करके आए हैं। स्नो और आइस का एल्बिडो हाई होता है, देयरफॉर इनकमिंग सोलर रेडिएशन का सिग्निफिकेंट पोर्शन रिफ्लेक्ट हो जाता है। डार्क सरफेस कंपैरेटिवली ज़्यादा सोलर एनर्जी एब्ज़ॉर्ब करती है। ठीक है? तो सरफेस एल्बिडो भी होता है। क्या 10 फैक्टर हमने देखे? हमने देखा लैटिट्यूड, हमने देखा ऑल्टीट्यूड, ओशन करंट्स, प्रिवेलिंग विंड्स देखे हमने, है ना? उसके बाद में रिलीफ और एस्पेक्ट्स देखे, ह्यूमिडिटी देखा, वाटर वेपर का फैक्टर है ना देखा हमने, क्लाउड कवर, वेजिटेशन और एल्बिडो, ये सारे फैक्टर्स जो है हमने डिस्कस कर लिए, 10 फैक्टर डिस्कस किए। ठीक है? अब इंटरैक्शन किस तरीके से होता है ना? ये क्वेश्चन का सेकंड हाफ जो है हम कह सकते हैं इसको। अब सिंपली फैक्टर्स लिस्ट नहीं करने, हाउ डू दीज़ फैक्टर्स जो है इंटरैक्ट? थिंक लैटिट्यूड इंक्रीज़ हुआ तो इंसुलेशन पैटर्न बदलेगा, टेम्परेचर डिफरेंसेस बढ़ेंगे। अगर टेम्परेचर डिफरेंस बदल रहा है तो प्रेशर डिफरेंस बढ़ेगा, है ना? क्योंकि टेम्परेचर बढ़ता है, प्रेशर कम होता है। अगर प्रेशर डिफरेंस बढ़ा तो विंड जो है वो जनरेट होगी। विंड प्रेशर डिफरेंस की वजह से ही चलती है ना, फ्रॉम हाई प्रेशर टू लो प्रेशर, है ना? तो अगर प्रेशर डिफरेंस हुआ तो विंड्स चलती हैं और विंड्स चलेंगी तो वो ओशन करंट्स को भी अपने साथ लेके जाएँगी, तो हीट रीडिस्ट्रीब्यूशन देखने को मिलता है। हीट रीडिस्ट्रीब्यूशन देखने को मिलता है, विंड की वजह से लैंड सी कॉन्ट्रास्ट भी देखने को मिलता है ना? रिलीफ, वेजिटेशन, क्लाउड्स, ये सब जो है साथ में मिलकर काम करते हैं और बेसिक लैटिट्यूडनल पैटर्न, एटमॉस्फेरिक सर्कुलेशन, ओशनिक सर्कुलेशन और सरफेस कैरेक्टरिस्टिक्स को शेप करते हैं। ठीक है? कंक्लूजन में क्या लिखा है हमने? कंक्लूजन में वी हैव रिटन, "Thus Earth's thermal pattern is not a simple latitudinal gradient, but a dynamic interaction of radiation, circulation, and surface characteristics. Understanding these linkage is crucial for predicting regional climate change and extreme temperature events." हुँ? यहाँ पे लिखा हुआ है कि कंक्लूजन में जो है यहाँ पे लिखा हुआ है कि अर्थ थर्मल पैटर्न इज़ नॉट सिंपल लैटिट्यूड, सिर्फ लैटिट्यूड की वजह से नहीं होता, बहुत डायनामिक इंटरेक्शन होता है ना? बहुत सारी चीज़ों का, ओशन करंट्स का, विंड का, वेजिटेशन का, एल्बिडो का, है ना? उससे जो है हमारे जो टेम्परेचर पैटर्न्स हैं वो बनते हैं, यही बताया गया है। ठीक है? और इन सबको समझना बड़ा ज़रूरी है ये रीजनल क्लाइमेट चेंज को प्रिडिक्ट करने के लिए और एक्सट्रीम टेम्परेचर इवेंट को प्रिडिक्ट करने के लिए, अपने आप को बचाने के लिए। ठीक है? नेक्स्ट क्वेश्चन है, why do isotherms generally follow latitudes but deviate considerably over continent and ocean? है ना? तो ये कॉन्सेप्चुअल पॉइंट है हमारा। इंट्रोडक्शन में हमने लिखा है कि आइसोथर्म्स आर लाइंस जॉइनिंग प्लेस हैविंग इक्वल टेम्परेचर। सबसे पहले डिफाइन कर दिया, their broad east-west orientation reflect the dominant influence of latitude, but differential heating of land and sea produce major deviation. इसका सिंपल मीनिंग है कि मैप अगर आप अपने सामने टेम्परेचर वाले पॉइंट्स को जॉइन करेंगे तो एक आइसोथर्म बनती है। नॉर्मली आइसोथर्म ब्रॉडली ईस्ट वेस्ट जो डायरेक्शन में होती है, बिकॉज़ लैटिट्यूड सोलर हीटिंग के मेजर कंट्रोल जो है यहाँ पे देखने को मिलता है। लेकिन अर्थ परफेक्टली यूनिफॉर्म जो सरफेस है वो नहीं है। कॉन्टिनेंट्स है, ओशंस है, करंट्स और माउंटेन्स टेम्परेचर को मॉडिफाई करते हैं, इसलिए आइसोथर्म जो है वो बेंड हो जाते हैं। हुँ? तो यहाँ पे लैटिट्यूड का जो है देखा हुआ है लिखा हुआ है। लैटिट्यूड में क्या है कि लैटिट्यूड इंक्रीज़ होने पर जनरली सन की रेज़ जो है वो डिक्रीज़ हो जाती है, ऊपर हम पढ़ के आए हैं। लैंड सी कॉन्ट्रास्ट देख के आए हैं। नॉर्थ हेमिस्फीयर में नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में क्या होता है कि नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में लैंड पास जो है वो कंपैरेटिवली ज़्यादा है। ग्रेटर कॉन्टिनेंटैलिटी है जिसकी वजह से स्ट्रॉन्गर थर्मल कॉन्ट्रास्ट देखने को मिलता है और जो है ज़्यादा इर्रेगुलर
आइसोथर्म देखने को मिलते हैं। स्पेशली यूरेशिया और नॉर्थ अमेरिका में डेविएशन जो है वो काफ़ी प्रोमिनेंट देखने को मिलता है। ओशनिक मॉडरेशन की बात करें तो ओशंस टेम्परेचर एक्सट्रीम को रिड्यूस करते हैं, है ना? विंटर्स में ओशन रिलेटिवली वार्म रहते हैं और समर्स में जो ओशंस है वो रिलेटिवली कूल रहते हैं। देयरफॉर आइसोथर्म जो है वो ओशन के ऊपर है, स्मूथ रहता है ना? क्योंकि टेम्परेचर कॉन्ट्रास्ट उतना नहीं है। वार्म करंट्स की अगर हम बात करें, वार्म करंट्स की बात करें तो वार्म करंट्स एडजेसेंट लैंड या कोस्ट को वार्मर बनाता है। देयरफॉर सेम टेम्परेचर हायर एल्टीट्यूड पर मिल सकता है, हायर लैटिट्यूड पर मिल सकता है। आइसोथर्म पोलवर्ड बेंड कर सकते हैं, है ना? फॉर एग्जांपल वी हैव गल्फ स्ट्रीम। कोल्ड करंट का भी सेम है, जहाँ पे जाएंगे वहाँ पे ठंडा करेंगे और आइसोथर्म जो है वो इक्वेटर वर्ड मूव करेगा इन इसमें केस में। प्रिवेलिंग विंड्स का क्या है? विंड्स ओशनिक वार्म या कोल्डनेस को लैंड तक कैरी कर सकती है। वेस्टर्न यूरोप में वेस्टर्लीज मैरीटाइम इन्फ्लुएंस लाती हैं, देयरफॉर आइसोथर्म का पैटर्न एटमॉस्फेरिक सर्कुलेशन से भी मॉडिफाई होता है। रिलीफ का हमने देखा था। सीजनल वेरिएशन जो पॉइंट नंबर 9 है, अगर इसकी बात करें, सीजनैलिटी की बात करें, तो जनवरी और जुलाई में लैंड सी थर्मल कॉन्ट्रास्ट रिवर्स हो जाता है। देयरफॉर आइसोथर्म पैटर्न भी सीजनली चेंज हो जाते हैं। क्लाउड्स और ह्यूमिडिटी का भी फर्क पड़ता है। क्लाउड्स और मॉइस्चर रेडिएशन बैलेंस मॉडिफाई करते हैं, स्पेशली ओशंस और ह्यूमिड एरियाज में दीज फैक्टर्स जो फैक्टर्स होते हैं टेम्परेचर एक्सट्रीम को मॉडरेट करते हैं। ठीक है, कंक्लूजन में व्हाट वी हैव रिटन therefore latitude provides the basic thermal framework, while land, water, currents and atmospheric circulation redraw its boundaries, making isotherms valuable indicator of Earth's heat redistribution system. आइसोथर्म को लैटिट्यूड मॉडिफाइड बाय थर्मल ज्योग्राफी के रूप में समझो। लैटिट्यूड ब्रॉड फ्रेमवर्क प्रोवाइड करता है, लेकिन लैंड सी कॉन्ट्रास्ट, ओशन करंट्स, विंड्स और रिलीफ एक्चुअल पैटर्न को रीशेप करते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक्सप्लेन द सीजनल शिफ्टिंग ऑफ आइसोथर्म पर्टिकुलरली इन जनवरी विद रेफरेंस टू लैंड सी थर्मल कॉन्ट्रास्ट। ये तो हम करके आए हुए हैं, तो कुछ खास जो है अलग है नहीं इसमें, है ना? कुछ खास अलग है नहीं, तो दिस मे बी वी कैन स्किप। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, why do isotherm bend equatorwards over continent and polewards over the ocean in the northern hemisphere? ये भी सेम ही क्वेश्चन है, कुछ खास फर्क नहीं है, सेम क्वेश्चन है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ डू ओशन करंट्स मॉडिफाई लैटिट्यूडनल पैटर्न ऑफ अ टेम्परेचर? ठीक है, ये दिस वी कैन डू, है ना? कि ओशन करंट जो है वो कैसे लैटिट्यूडनल पैटर्न चेंज करते हैं, किसका किसका? ग्लोबल टेम्परेचर का। ठीक है, तो यहाँ पे इंट्रोडक्शन में वी हैव रिटन ओशन करंट्स एक्ट्स एज अ ग्लोबल हीट कन्वेयर ट्रांसपोर्टिंग अ सरप्लस ऑफ ट्रॉपिकल हीट पोलवर्ड्स एंड कोल्ड वाटर इक्वेटरवर्ड्स। ओशन करंट को अर्थ के हीट रीडिस्ट्रीब्यूशन का एक इम्पॉर्टेंट कंपोनेंट समझना चाहिए। ये वार्म वाटर को हाई लैटिट्यूड्स और कोल्ड वाटर को लोअर लैटिट्यूड्स की तरफ ट्रांसपोर्ट करता है। वार्म ओशन करंट्स देखने को मिलते हैं जैसे गल्फ स्ट्रीम, ये कोस्टल टेम्परेचर को इंक्रीज करते हैं। कोल्ड ओशन करंट्स जैसे लैब्राडोर करंट, ये कोस्टल टेम्परेचर को कम करते हैं। पोलवर्ड हीट ट्रांसफर, अब जो गर्म हमने देखा है ना, गर्म अगर वार्म ओशन करंट है तो पोलवर्ड अगर मूव करेगा तो वहाँ पे जो है टेम्परेचर मॉडरेशन देखने को मिलता है, जैसे हमें वेस्टर्न यूरोप में देखने को मिलता है फॉर बिकॉज ऑफ गल्फ स्ट्रीम, है ना? और ट्रॉपिकल पोलर कॉन्ट्रास्ट को कम करते हैं, वो जो टेम्परेचर कॉन्ट्रास्ट इतना एक्सट्रीम होता है उसको कम करते हैं, है ना? आइसोथर्म जो है वो पोलवर्ड डिस्प्लेसमेंट देखने, अभी इसमें क्या है कि वार्म जो करंट होते हैं उनके इन्फ्लुएंस में सेम टेम्परेचर जो है हायर लैटिट्यूड पर मिल सकता है, इसलिए जो आइसोथर्म है वो पोलवर्ड्स मूव कर जाते हैं। ठीक है, इक्वेटर वर्ड डिस्प्लेसमेंट का क्या है कि कोल्ड करंट सेम टेम्परेचर को कंपैरेटिवली लोअर लैटिट्यूड तक ले जा सकते हैं, है ना? तो वो जो है यहाँ पे इक्वेटर वर्ड डिस्प्लेसमेंट देखने को मिलता है। फॉग की अगर बात करें तो जब वार्म मॉइस्ट एयर कोल्ड करंट के ऊपर मूव करती है तो कूलिंग और कंडेंसेशन से फॉग डेवलप होता है ना? ये न्यू फाउंडलैंड रीजन में हमको काफ़ी ऐसे देखने को मिलता है। एरिडिटी की बात करें तो कोल्ड करंट्स इवेपोरेशन और कन्वेक्शन को सप्रेस कर सकती हैं। देयरफॉर वेस्ट कोस्ट सब ट्रॉपिकल डेजर्ट के डेवलपमेंट में कंट्रीब्यूशन करता है, जैसे पेरू करंट है, वहाँ पे साइड में अटकामा रीजन देखने को मिलता है हमको। फिशरीज में भी मदद करता है, जो कोल्ड करंट्स होते हैं वो ऑफन न्यूट्रिएंट रिच अपवेलिंग से एसोसिएटेड होते हैं, इससे मरीन प्रोडक्टिविटी है जो वो बढ़ती है। एटमॉस्फेरिक सर्कुलेशन में रिस्पॉन्सिबल है। ओशन टेम्परेचर एटमॉस्फेरिक प्रेशर, मॉइस्चर और विंड को इन्फ्लुएंस करता है। दस जो ओशन करंट है वो टेम्परेचर के साथ साथ में प्रेशर, मॉइस्चर और वेदर को भी इन्फ्लुएंस करता है। ठीक है, कंक्लूड कैसे करेंगे इसको कि ओशन करंट्स देयरफॉर ट्रांसफॉर्म लैटिट्यूड फ्रॉम अ
simple thermal control into a modified global pattern of heat redistribution, controlling strongly shaping coastal climate and ecosystem. ओशन करंट्स लैटिट्यूड के सिंपल टेम्परेचर ग्रेडियंट को डायनेमिक हीट ट्रांसपोर्ट नेटवर्क में ट्रांसफॉर्म करते हैं। ठीक है, तो ये हम ऐसे समझ सकते हैं। आगे आते, जस्ट गिव मी अ सेकंड। ये जो अगला क्वेश्चन है, वाई आर आइसोथर्म्स मोर इरेगुलर? इरेगुलर क्यों होते हैं? क्योंकि लैंड ज़्यादा देखने को मिलता है नदर्न हेमिस्फेयर में, तो कॉन्ट्रास्ट ज़्यादा है टेम्परेचर का। मेरे सदर्न हेमिस्फेयर में क्योंकि ओशंस है और उनका स्पेसिफिक हीट ज़्यादा होती है, इतना कॉन्ट्रास्ट नहीं होता, तो वहाँ पे स्मूथ आइसोथर्म्स देखने को मिलता है। यही हमने डिस्कस कर लिया। व्हाट इज टेम्परेचर एनॉमली, है ना? टेम्परेचर एनॉमली क्या होती है? डिस्कस द ज्योग्राफिकल फैक्टर रिप्रेजेंट रिस्पॉन्सिबल फॉर पॉजिटिव एंड नेगेटिव एनॉमली। ठीक है, तो इसको समझने की कोशिश करते हैं। दिस इज क्वेश्चन नंबर 34। ठीक है, हाँ, टेम्परेचर एनॉमली क्या होती है? तो यहाँ पे हमने लिखा है कि अ टेम्परेचर एनॉमली इज डिपार्चर ऑफ ऑब्जर्व टेम्परेचर फ्रॉम अ डिफाइंड लॉन्ग टर्म एवरेज और अ क्लाइमेट एनॉमली। टेम्परेचर एनॉमली का मतलब है किसी प्लेस का ऑब्जर्व जो टेम्परेचर होता है उसके लॉन्ग टर्म क्लाइमेट एवरेज से कितना अबव है, कितना डिक्रीज है, मतलब उससे शिफ्ट हो जाना, क्या तो बढ़ जाना या कम हो जाना, उसको टेम्परेचर एनॉमली बोलते हैं। अगर ज़्यादा बढ़ गया तो पॉजिटिव एनॉमली, अगर कम हुआ तो नेगेटिव एनॉमली, बस यही होता है। ठीक है, तो यहाँ पे लैटिट्यूड का एक फैक्टर देखने को मिलता है। अगर किसी रीजन में अनयूजुअल रेडिएशन कंडीशन डेवलप होती हैं तो एक्सपेक्टेड टेम्परेचर से डिपार्चर हो सकता है। ऑल्टीट्यूड से फ़र्क पड़ सकता है, ओशन करंट से, तो जो फ़र्क पड़ने वाली चीज़ें हैं वो सारी सेम ही है। ओशन करंट्स, वार्म ओशन करंट्स, कोल्ड ओशन करंट्स, एल नीनो, ला नीना, इन सब से भी फ़र्क पड़ता है हीट रीडिस्ट्रीब्यूशन में, है ना? एल नीनो, ला नीना ट्रॉपिकल पैसिफिक की ओशन एटमॉस्फेरिक हीट रीडिस्ट्रीब्यूशन को ही तो चेंज करते हैं। अब इनका ग्लोबल टेम्परेचर एनॉमलीज़ पर ऑफ कोर्स मेजर इम्पैक्ट पड़ता है। क्लाउड कवर का, स्नो कवर का, अर्बनाइज़ेशन का, इन सब का फ़र्क पड़ता है। एटमॉस्फेरिक सर्कुलेशन, क्लाइमेट चेंज, सबका फ़र्क पड़ता है, तो कुछ नया है ही नहीं इस आंसर में। ठीक है, कुछ भी नया नहीं है। नेक्स्ट आते हैं टेम्परेचर इन्वर्जन के बारे में बात करते हैं। टेम्परेचर इन्वर्जन क्या होता है? तो सबसे पहले समझने की कोशिश करें। नॉर्मल कंडीशन में क्या होता है ट्रोपोस्फेयर में, कि नीचे जो है वो गर्म लेयर होती है, जैसे-जैसे ऊपर जाते हैं ठंडी लहर आती है। टेम्परेचर इन्वर्जन में ऐसा होता है कि ठंडी लहर नीचे रह जाती है, उसके ऊपर गर्म लहर आ जाती है हवा की। इसी को जो उल्टा हो जाता है, इसी को टेम्परेचर इन्वर्जन कहते हैं। ठीक है? तो ये हमने समझ लिया। आगे आएँगे, क्या फॉर्मेशन और क्या इम्पैक्ट होते हैं? क्या-क्या कंडीशन है जिसकी वजह से टेम्परेचर इन्वर्जन हो सकता है? तो पहला है क्लियर स्काईज़। क्लाउडी स्काई में टेरेस्ट्रियल रेडिएशन ईज़िली एस्केप करती है ना? क्लाउडलेस स्काई में, सॉरी, जो क्लाउडी स्काई में तो एस्केप नहीं कर पाती। जहाँ पे क्लाउड नहीं होते, क्लाउडलेस स्काई होता है, तो टेरेस्ट्रियल रेडिएशन जो है वो ईज़िली एस्केप जो है करती है। तो इसकी वजह से क्या होता है, ट्रैपिंग नहीं हो पाती, तो ठंडा हो जाता है, सरफेस जो है वो ठंडा हो जाता है। काम विंड्स होनी चाहिए ताकि इंटरमिक्सिंग ना हो पाए। स्ट्रॉन्ग विंड्स जो है वो टर्बुलेंट मिक्सिंग क्रिएट करती है। काम कंडीशन में मिक्सिंग वीक होती है, देयरफॉर कोल्ड एयर जो है सरफेस के पास ही ट्रैप्ड रहती है, मिक्स नहीं होती। है ना? लॉन्ग विंटर नाइट्स होनी चाहिए। लॉन्ग विंटर नाइट्स का क्या मतलब है? विंटर में नाइट्स लॉन्ग होती हैं और सोलर हीटिंग कम होती है। देयरफॉर सरफेस कूलिंग जो है वो लंबे टाइम तक चलती है ना? कोल्ड एयर ड्रेनेज, ये माउंटेन्स पर डेंस कोल्ड एयर जो है वो स्लोप के नीचे वैली में फ्लो करती है। दिस क्रिएट्स वैली इन्वर्जन, है ना? सबसिस्टेंस होता है। ठीक है? एटमॉस्फेरिक स्टेबिलिटी होनी चाहिए। इन्वर्जन वर्टिकल मूवमेंट को सप्रेस करता है ना? तो एटमॉस्फेरिक स्टेबिलिटी है तो वर्टिकल मूवमेंट नहीं हो पाएगा, है ना? सरफेस के पास एयर जो है वो कूल, अभी सरफेस जैसे ठंडी हो गई तो उसके कॉन्टैक्ट में जो एयर होगी वो कंडक्शन से वो भी ठंडी हो जाएगी, है ना? और अगर सरफेस जितनी ठंडी है तो उसके पास वाली एयर सबसे ज़्यादा ठंडी होगी, उसके ऊपर वाली उतनी ठंडी नहीं हो पाएगी, है ना? तो इसी वजह से टेम्परेचर इन्वर्जन होता है ना? तो यहाँ पे सरफेस के पास जो एयर है वो कूल होकर ड्यू पॉइंट तक पहुँच जाती है और वाटर वेपर जो है वो कंडेंस हो जाते हैं, फॉग बन जाती है उससे। ठीक है? पॉल्यूशन को भी ट्रैप करते हैं, क्योंकि वैसे तो पॉल्यूशन डिस्पर्स हो जाता है ना एटमॉस्फेयर की वजह से, लेकिन अगर जो हवा है वो ट्रैप हो जाएगी तो पॉल्यूशन भी ट्रैप हो जाता है ना? एग्रीकल्चर में फ़र्क पड़ता है। स्ट्रॉन्ग, यहाँ पे एग्रीकल्चर में भी फ़र्क पड़ता है, क्या फ़र्क पड़ता है? स्ट्रॉन्ग सरफेस कूलिंग फ्रॉस्ट क्रिएट कर सकती है और फ्रॉस्ट सेंसिटिव जो क्रॉप्स हैं वो डैमेज हो सकती हैं। हेल्थ पे भी फ़र्क पड़ सकता है, क्योंकि पॉल्यूटेंट्स को ट्रैप करके रखेगा तो हेल्थ पे भी फ़र्क पड़ेगा, है ना? तो कंक्लूड कैसे करें इसको? We can conclude inversion is not inherently disastrous, hazardous, but when stability plus moisture plus emission coincides, it converts ordinary weather condition into major environmental and public health challenge. Temperature inversion itself कोई जो है hazardous नहीं है। प्रॉब्लम तब सीवियर होती है जब इन्वर्जन के साथ में हाई एमिशन, मॉइस्चर और वीक विंड साइमल्टेनियसली अकर करें। ठीक है, ये हमने इस तरीके से देख लिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
टेम्परेचर इन्वर्जन इज बोथ मेटेरोलॉजिकल फिनोमेना एंड एन एनवायरमेंटल हैजार्ड। तो ये तो हम डिस्कस करके आ ही गए हैं, तो सेम ही है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक्सप्लेन द डिफरेंट टाइप्स ऑफ टेम्परेचर इन्वर्जन विद सूटेबल डायग्राम्स। ठीक है, तो इसमें हमको डिफरेंट टाइप के टेम्परेचर इन्वर्जन को डिस्कस करना है। ठीक है, तो इंट्रोडक्शन में वी हैव रिटन temperature inversion can develop through different atmosphere and tropospheric topographic processes, but all process produce the same basic condition, temperature rises with height. इन्वर्जन का कॉमन कैरेक्टरिस्टिक यही है कि टेम्परेचर इंक्रीज होता है हाइट के साथ में। ठीक है, रेडिएशन इन्वर्जन होता है जिसमें हमने जो अभी ऊपर देख के आए कि सरफेस जो है उसके ऊपर कोल्ड एयर और फिर जो है वो हमें देखने को मिलती है, यही है और कुछ भी नहीं है। एडवेक्शन इन्वर्जन क्या होता है, ये क्या होता है एडवेक्शन इन्वर्जन। तो यहाँ पे वार्म एयर कोल्ड सरफेस के ऊपर जो है वो मूव करती है ना। वार्म एयर बॉटम से कूल होती है और अपर एयर में कंपैरेटिवली वार्मर होती है, इसको एडवेक्शन बोल देते हैं। सबसिस्टेंस इन्वर्जन ये क्या होता है ना। हाई प्रेशर रीजन में एयर जो है वो डाउनवर्ड डिसेंड करती है और डिसेंडिंग एयर कंप्रेशन से वार्म होती है, तो उसकी वजह से लेयर क्रिएट हो जाती है। वैली इन्वर्जन देखा, अभी जो स्लोप है उस पे ठंडी एयर होती है, तो वो ठंडी जो है डेंस हो जाती है, सिंक कर जाती है, नीचे की जो गर्म हवा है उसको ऊपर भेज देती है, तो वैली में इन्वर्जन हो जाता है। तो ये डिफरेंट टाइप के इन्वर्जन्स देखने को मिलते हैं। फ्रंटल इन्वर्जन भी होता है, जब एक साइड से जो है वो ठंडा एयर मास आ रहा है, दूसरे साइड से गर्म एयर मास आ रहा है, तो जो ठंडा एयर मास है वो गर्म एयर मास को ऊपर उठा देता है, इसकी वजह से फ्रंटल इन्वर्जन होता है। तो वो भी आप यहाँ पे ऐड कर सकते हैं। ठीक है, कंक्लूजन कैसे करें इसका, कंक्लूड कैसे करें इसको, है ना। तो यहाँ पे लिखा है डिफरेंट inversion mechanisms have distinct spatial signature but all create atmospheric stability, making their recognition important for weather forecasting, agriculture and pollution management. ठीक है, तो ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है समझने के लिए, वेदर फोरकास्टिंग के, एग्रीकल्चर और पॉल्यूशन मैनेजमेंट सब चीज़ों के लिए। ठीक है, क्योंकि स्टेबिलिटी जो है क्रिएट करते हैं यहाँ पे देखते हैं। ठीक है, वाई आर विंटर पॉल्यूशन एपिसोड्स पर्टिकुलरली सीवियर इन इंडो गैंजेटिक प्लेन। विंटर में जो पॉल्यूशन एपिसोड्स हैं वो इतने सीवियर क्यों हैं इंडो गैंजेटिक प्लेन में। ठीक है, इसको हमको जो है डिस्कस करना है। इंट्रोडक्शन में हमने लिखा है विंटर पोल्यूशन ओवर द इंडो गैंजेटिक प्लेन रिजल्ट्स फ्रॉम कन्वर्जेंस ऑफ हाई एमिशन, वीक एटमॉस्फेरिक डिस्पर्शन एंड परसिस्टेंट थर्मल इन्वर्जन्स। ठीक है, यहाँ पे जो है इंडो गैंजेटिक प्लेन में विंटर पॉल्यूशन एक सिंगल सोर्स प्रॉब्लम नहीं है, ये एमिशन सोर्स, मेटेरोलॉजिकल ट्रैपिंग, रीजनल ज्योग्राफी, इन सब का कंबाइंड रिजल्ट हमको देखने को मिलता है। सबसे पहले तो रेडिएशन इन्वर्जन होता है, क्या होता है ये हम समझ के आए। शैलो बाउंड्री लेयर, इसका क्या मतलब है, एटमॉस्फेरिक मिक्सिंग जो है वो बहुत कम होती है ना, बहुत कम होती है। सेम अमाउंट ऑफ जो पोल्यूशन है वो स्मॉलर वॉल्यूम में कंसंट्रेटेड रहता है क्योंकि मिक्सिंग नहीं होती। काम विंड्स होती हैं, हाई ह्यूमिडिटी होती है इस टाइम पे। ठीक है, क्रॉप रेसिड्यू बर्निंग भी होती है। अभी ये हरियाणा है ना, हरियाणा पंजाब वाले एरिया में जो है इस टाइम नॉर्थ इंडिया में, मेजरली नॉर्थ इंडिया में जो क्रॉप्स हैं वो जो रेसिड्यू बच जाता है उसको जलाया जाता है, जिसकी वजह से जिसको स्टबल बर्निंग बोलते हैं, पोल्यूशन जो है वो ट्रैप हो जाता है ना। व्हीकलर एमिशन की वजह से, इंडस्ट्रीज की वजह से, कंस्ट्रक्शन डस्ट की वजह से, है ना। रीजनल ज्योग्राफी कुछ इस तरीके की है कि जो इंडो गैंजेटिक प्लेन है, पर्टिकुलरली दिल्ली को लेके भी क्वेश्चन आता है कि विंटर में जो है इतना क्या पोल्यूशन, विंटर पोल्यूशन हो जाता है यहाँ पे। तो पोल्यूशन को रीजनल एटमॉस्फेयर सर्कुलेशन और सराउंडिंग टोपोग्राफिक इन्फ्लुएंस जो है वो करती हैं सब चीज़ें। यहाँ पे जो है यहाँ पे क्या होता है कि स्टबल बर्निंग, उसके साथ में व्हीकल्स, उसके साथ में इंडस्ट्री, और कुछ दिन पहले दिवाली होके गई होती है, तो वो पॉल्यूशन भी है ना। टेम्परेचर इन्वर्जन वैसे हो जाता है, ट्रैप हो जाता है ना, मिक्सिंग हो नहीं पाती है। ठीक है, और ऊपर से विंड भी इसी तरीके से चलती है, तो स्पेशली दिल्ली में और इंडो गैंजेटिक प्लेन में पूरा ही जो है पोल्यूशन जो है टाइप का रहता है। ठीक है, तो ये इस तरीके से हम देख सकते हैं। हम्म, ठीक है। हाउ डज टेम्परेचर इन्वर्जन इन्फ्लुएंस फॉग एंड स्मॉग। स्मॉग क्या होता है, फॉग, फॉग फॉग की मिक्सिंग, और दूसरा किसका होता है ये हमने लेक्चर में किया था। ठीक है, स्मोक और फॉग मिलके स्मॉग बनाते हैं जो कि हार्मफुल होती है। ठीक है, केमिकल रिएक्शन, अब यहाँ पे थोड़ा सा समझने की कोशिश करते हैं। यहाँ पे इंट्रोडक्शन में हमने लिखा है इन्वर्जन क्रिएट्स अ स्टेबल एटमॉस्फेरिक लिड प्रिवेंटिंग वर्टिकल एक्सचेंज एंड अलाउइंग मॉइस्चर एंड पॉल्यूटेंट्स टू अक्यूमुलेट क्लोज टू द सर्फेस। इन्वर्जन एटमॉस्फेयर में स्टेबल लिड क्रिएट करता है, इसके नीचे मॉइस्चर और पॉल्यूटेंट्स वर्टिकली डिस्पर्स नहीं हो पाते, है ना। सरफेस कूलिंग होती है, इन्वर्जन होता है, कन्वेक्शनल सेपरेशन होता है, ह्यूमिडिटी एक्यूमुलेशन देखने को हमको मिलता है ना। तो ये ज़्यादा कुछ है नहीं, ज़्यादा कुछ है नहीं। ठीक है, पॉल्यूटेंट्स जो है वो ट्रैप हो जाते हैं, विजिबिलिटी कम हो जाती है, तो सेम चीज़ है, ज़्यादा कुछ है नहीं इसमें, है ना। और भी क्वेश्चंस हैं।
एक्सप्लेन द फिनोमेना ऑफ वैली इन्वर्जन, ये डिस्कस करके आ चुके हैं। अंडर व्हाट एटमॉस्फेरिक कंडीशन डज रेडिएशन इन्वर्जन डेवलप, ये भी हम कर चुके हैं। ठीक है, वाई यहाँ पे लिखा हुआ है। अच्छा, डस्ट एरोसोल एंड सोलर डिमिंग, ठीक है, ये थोड़ा डिस्कस करने की कोशिश करते हैं। दिस इज क्वेश्चन नंबर 42। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 42 डिस्कस करने की कोशिश करते हैं, है ना। कितने क्वेश्चन है? दिस इज 42, दिस इज 43, दिस इज 44, 45, 46। अच्छा, 46 क्वेश्चंस है भैया। ओके, वी आर ऑन 42 राइट नाउ। ओके, डस्ट एरोसोल और सोलर डिमिंग की बात करेंगे। Why is atmospheric dust concentration particularly significant in subtropical and temperate regions? Explain its climatic implications. Introduction में we have written atmospheric dust is especially important in arid and semi-arid belts where sparse vegetation and strong wind facilitate dust mobilization and long distance transport. डस्ट का मेजर सोर्स जनरली एरिड और सेमी एरिड लैंडस्केप है, स्पेशली जहाँ वेजिटेशन जो है वो स्पार्स हो और स्ट्रॉन्ग विंड्स जो है वो उनसे सॉइल जो है वो एक्सपोज्ड हो, क्योंकि सॉइल को मोबिलाइज करना है। तो क्या क्या फैक्टर्स हैं? एरिडिटी, सूखा होना चाहिए, कम रेनफॉल है तो सॉइल ड्राई हो जाएगी, लूज हो जाएगी। स्पार्स वेजिटेशन, कम वेजिटेशन होगी तो सॉइल को बाइंड करने के लिए नहीं होगा। स्ट्रॉन्ग विंड्स होनी चाहिए ताकि सॉइल को उठा के ले जाए, है ना। डेजर्ट बेल्ट्स, सब ट्रॉपिकल हाई प्रेशर बेल्ट्स के डिसेंडिंग एयर कंडीशन ड्राई क्लाइमेट प्रमोट करते हैं। मेजर डेजर्ट जो है वो लार्जली इन्हीं बेल्ट के अराउंड लोकेटेड है। एग्रीकल्चरल डिस्टर्बेंस होता है, अभी ओवर ग्रेजिंग, टिलेज और लैंड डिग्रेडेशन से सॉइल एक्सपोजर और इंक्रीज होता है। ठीक है, ये हमको देखने को मिलता है। और लॉन्ग डिस्टेंस ट्रांसपोर्ट, वो जो पतली डस्ट, जो फाइन डस्ट होती है वो लंबे लंबे डिस्टेंस तक ट्रैवल कर लेती है। रेडिएशन स्कैटरिंग, अभी जो डस्ट जो है वो सनलाइट को स्कैटर या रिफ्लेक्ट कर सकता है। सरफेस सोलर रेडिएशन रिड्यूस हो सकती है। क्लाउड से इंट्रैक्शन कर सकता है। स्नो का, अब यहाँ पे जो क्या है, डस्ट पार्टिकल्स क्लाउड फॉर्मेशन प्रोसेस को इन्फ्लुएंस कर सकते हैं, है ना। डार्क डस्ट जो है वो उनका एल्बिडो काफ़ी ज़्यादा होता है। ठीक है, न्यूट्रिएंट ट्रांसपोर्ट हो सकता है, डस्ट जैसे फॉस्फोरस आयरन रिच अगर कोई डस्ट है तो वो न्यूट्रिएंट ट्रांसपोर्ट भी कर सकती है, ये सब देखने को मिलता है। कंक्लूजन में व्हाट वी कैन राइट dust is therefore not merely an air quality issue, it is a mobile component of climate system affecting radiation, clouds and ecosystem and even distance region. डस्ट एक लोकल एयर पोल्यूशन कंपोनेंट के साथ में रीजनल टू ग्लोबल क्लाइमेट कनेक्टर भी है, बिकॉज इट लिंक्स डेजर्ट्स, एटमॉस्फेयर, ओशन, क्लाउड्स एंड क्रायोस्फेयर। ठीक है, ओके। अब एरोसोल के बारे में देखते हैं कि एरोसोल का क्या रोल होता है। सबसे पहले देखेंगे एरोसोल होता क्या है। Aerosols are a tiny solid or liquid particles suspended in the atmosphere at that influence climate by scattering, absorbing, and redistributing radiation. एरोसोल्स एक टाइनी सॉलिड या लिक्विड पार्टिकल्स होते हैं सस्पेंडेड इन द एटमॉस्फेयर, और ये रेडिएशन को स्कैटर, एब्जॉर्ब और क्लाउड के थ्रू इनडायरेक्टली जो है मॉडिफाई कर सकते हैं। स्कैटरिंग में क्या होता है, कुछ एरोसोल्स जो है वो इनकमिंग सोलर जो सनलाइट होती है, सोलर एनर्जी होती है, उसको स्कैटर करते हैं, तो लेस सोलर एनर्जी जो है सरफेस तक पहुंच पाती है। कुछ एब्जॉर्ब कर लेते हैं तो एटमॉस्फेयर को वार्म कर देते हैं, है ना। तो सरफेस कूलिंग, सरफेस वार्मिंग, हम एटमॉस्फेयर वार्मिंग हमको देखने को मिलती है। क्लाउड कंडेंसेशन न्यूक्लियाई, अब कुछ एरोसोल जो है वो वाटर ड्रॉपलेट्स फॉर्मेशन को फैसिलिटेट करते हैं, अदरवाइज वाटर ड्रॉपलेट्स कैसे बनेंगे, है ना। क्लाउड प्रॉपर्टीज में एरोसोल जो है वो क्लाउड ड्रॉपलेट नंबर, साइज और लाइफ टाइम को इन्फ्लुएंस करते हैं। एल्बिडो भी होता है इनका, तो अर्थ की रिफ्लेक्टिविटी को भी मॉडिफाई करते हैं, विजिबिलिटी को भी मॉडिफाई करते हैं, है ना। और जो है साउथ एशिया में एरोसॉल्स सरफेस एटमॉस्फेयर हीटिंग कॉन्ट्रास्ट को मॉडिफाई करके मॉनसून सर्कुलेशन को इन्फ्लुएंस कर सकते हैं। रीजनल हिट्रोजेनिटी भी क्रिएट करते हैं, जैसे जो सल्फेट के जो एरोसोल्स होते हैं वो स्कैटरिंग करते हैं, ठंडा कूलिंग इफेक्ट होता है। वेरएज ब्लैक कार्बन जैसे जो एरोसोल होते हैं वो क्या करते हैं, एब्जॉर्ब करते हैं, एटमॉस्फेयर को गर्म करते हैं। ठीक है, तो ये डिफरेंट डिफरेंट टाइप का हमको देखने को मिलता है। ठीक है, क्या क्या फंक्शन है। अब aerosol complicate climate prediction because their effect vary with composition, altitude, surface characteristics, and cloud interaction, making regional aerosol monitoring increasingly important. तो aerosol climate system के small particle है with large consequences. Their impact depends on type, concentration, altitude, clouds, and surface conditions. ठीक है, नेक्स्ट है सोलर डिमिंग क्या होता है। सो व्हाट इज सोलर डिमिंग, एग्जामिन इट्स इम्प्लीकेशन फॉर एग्रीकल्चर, क्लाइमेट एंड रिन्यूएबल एनर्जी जनरेशन इन इंडिया।
ठीक है, सोलर डिमिंग क्या होता है? सोलर डिमिंग का मीनिंग है कि अर्थ सरफेस तक पहुँचने वाली सोलर रेडिएशन में रिडक्शन, और कुछ भी नहीं है। और ये किस-किस वजह से हो सकता है, ये जो है हमको एग्ज़ामिन इट्स इम्प्लीकेशन। अच्छा, इसका इम्प्लीकेशन क्या होता है? अगर सनलाइट है जो है वो पूरे तरीके से नहीं पहुँची, है ना? अब एरोसोल्स, पॉल्यूशन और क्लाउड्स जो हैं वो इस फिनोमेना को इन्फ्लुएंस करते हैं, लेकिन आप ये सोच सकते हैं, समझाने की ज़रूरत नहीं है कि अगर सनलाइट हमारे यहाँ पे कम पहुँची तो क्या-क्या चीज़ होगी? क्या-क्या चीज़ें सनलाइट पे डिपेंडेंट है? क्या-क्या चीज़ें? हीटिंग चेंज हो जाएगी, फोटोसिंथेसिस पे फ़र्क पड़ेगा, है ना? फोटोसिंथेसिस सनलाइट की प्रेज़ेंस में होती है। इवेपोट्रांसपिरेशन पे फ़र्क पड़ेगा, मॉनसून पैटर्न्स बदल जाएँगे, सरफेस कूलिंग, सरफेस वार्मिंग, है ना? वो बदल जाएगी, ठीक है? रेडिएशंस डिफ्यूज़ हो जाएँगे, रीजनल वेरिएशंस आएँगे, तो ये सब चीज़ें हमको देखने को मिलती है, तो इसमें तो आप 10 क्या 20 पॉइंट्स लिख सकते हैं, है ना? नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। एटमॉस्फेरिक एरोसॉल कैन साइमल्टेनियसली प्रोड्यूस अ सरफेस कूलिंग एंड एटमॉस्फेयर वार्मिंग। सेम क्वेश्चन हम करके आए हैं, ठीक है? नेक्स्ट है डिस्कस द रिलेशनशिप बिटवीन एयर पोल्यूशन, एटमॉस्फेरिक स्टेबिलिटी, सोलर रेडिएशन एंड एग्रीकल्चर प्रोडक्टिविटी। ये थोड़ा-सा समझने की कोशिश करते हैं, 4 चीज़ें एक साथ में हैं यहाँ पे। इंट्रोडक्शन में क्या है? एग्रीकल्चर प्रोडक्टिविटी डिपेंड्स पार्शियली ऑन रेडिएशन, टेम्परेचर, एटमॉस्फेयर कंपोजिशन एंड प्रेसिपिटेशन, ऑल ऑफ व्हिच कैन बी मॉडिफाइड बाय पोल्यूशन एंड एटमॉस्फेरिक स्टेबिलिटी। ठीक है? तो यहाँ पे क्या है कि ये पैराडॉक्स तब समझ आता है जब हम सरफेस और एटमॉस्फेयर को सेपरेट लेयर्स के रूप में देखें। है ना? तो यहाँ पे सबसे पहले स्कैटरिंग के बारे में लिखा, पॉल्यूशन के बारे में रिलेशनशिप लिखा हुआ है कि जो अब एरोसोल्स हैं, वो इनकमिंग सोलर रेडिएशन को कम करते हैं। जो पॉल्यूटिंग एरोसोल्स में हैं, वो भी जैसे मान लो ब्लैक कार्बन है, सोलर डिमिंग करते हैं, फोटोसिंथेसिस नहीं आ पाती। ब्लैक कार्बन जो है एटमॉस्फेयर फेरिक जो है वार्मिंग करता है, इन्वर्जन हो जाता है, तो पॉल्यूटेंट्स जो है ट्रैप हो जाते हैं, फिर और ज़्यादा जो है ये सोलर डिमिंग और ये सब चीज़ें हो सकती हैं, ठीक है? या फिर एटमॉस्फेयर का टेम्परेचर बढ़ सकता है। स्टेबल एटमॉस्फेयर में जो है डिस्पर्जन पुअर होता है, इंटरमिक्सिंग नहीं होती, तो वहाँ पे भी पॉल्यूटेंट्स जो है ट्रैप हो जाते हैं। ओज़ोन पॉल्यूशन देखने को मिलता है, जिसकी वजह से लीफ को इंजरी या प्लांट्स को इंजरी होती है, देखने को मिलती है ना? है ना? रेडिएशन कम आता है, एरोसोल क्लाउड का इंटरैक्शन हम पढ़ के आए हैं, टेम्परेचर ऑल्टरेशन देखा हमने, तो कुछ इसमें भी खास नहीं है, आप आराम से लिख सकते हैं, ठीक है? तो आई बिलीव हमने इनफ क्वेश्चन्स डिस्कस कर लिए हैं, इसके बाद में भी काफ़ी सारे जो टॉपिक्स हैं वो बचते हैं। अगर आपके लिए वीडियो किसी भी तरीके से हेल्पफुल रही हो, देन प्लीज़ हिट द लाइक बटन, सब्सक्राइब टू दिस चैनल। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड कीप लर्निंग।